आज हम गणित की पाठ्य पुस्तक है गणित का जादू, जो कि कक्षा 5वीं की है, क्लास 5th की गणित का जादू, उसका चैप्टर नंबर 10 है, 10वां और 100वां भाग। यानी कि 10वां भाग क्या होता है, 100वां यानी कि 10th और 100th, ये भाग क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्केल से नापने के बारे में पूरा चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तुम्हारे पहले ये साइड में देखेंगे स्केल बना हुआ है जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ये बड़े वाला स्केल है जो 25 सेंटीमीटर तक होता है और छोटे वाला स्केल ये अभी दिखाऊंगी 15 सेंटीमीटर या 12 तक होता है। आइए करते हैं। तुम्हारी इस्तेमाल की हुई सबसे छोटी पेंसिल की लंबाई कितनी है। मान लो आप पेंसिल का प्रयोग करते रहते हो, अगर वो छोटी हो जाती है तो उसको नापना है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक पेंसिल की तस्वीर दिखाई है, आप इसे नाप सकते हो। इस पेंसिल की लंबाई अंदाजे से लिखो। तो आपने क्या करना है, पहले इसका अंदाजा लगाना है, आइडिया लगाना है क्या है। जैसे मैंने इसका आइडिया लगाया कि मुझे लगा ये 4 सेंटीमीटर है, और आपको ये बता दूं ये जो है, जैसे ये है यहाँ बड़ी डंडी के बीच में जो ये है 1 सेंटीमीटर होता है, और ये यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये नीचे से शुरू होता है 0, वो दिखाऊंगी मैं आपको। और इसके बीच में अगर आप ये देख पा रहे हो ये 10 डंडियां होती हैं, इसको बोलते हैं मिलीमीटर। ऐसे लिखते हैं हम मिलीमीटर, ठीक है। mm लिख दिया, या हिंदी में लिखना है तो पूरा मिलीमीटर। जो अभी नाम आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये होता है। इसे स्केल से मापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। पहले तो हमने इसे अंदाजे से लिखा है, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको क्या है, स्केल जिसको फुट्टा या पैमाना जो यहाँ दिखाया गया उससे नापना है, ठीक है, और देखना है कितना अच्छा है। तो इसको हमने नाप लिया। नापने के बाद मान लो आपने पहले अब इसका आइडिया लगाने के बाद, पहले आपने आइडिया लगाया 4 सेंटीमीटर है, फिर आपने नापा तो ये 4 ही निकल गया तो आपका ठीक है। अगर ये 3.9 सेंटीमीटर निकल जाएगा तो मतलब 0.1 का फर्क आ गया है, ठीक है। उसके बाद आगे है, हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का उपयोग किया है जिससे कि पेंसिल बड़ी हो जाती है। ये देखो, ये अंजू है और इसने ये लेंस से क्या है, पेंसिल बड़ी दिखने लग जाती है, ठीक है। ये जो ये लाइनें हैं ये बड़ी दिखने लग गई है, ठीक है। तो यह 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी है। यहाँ पेंसिल को नापा गया है। आप यहाँ मेरे साथ देखोगे, बड़े ध्यान से देखना। ये जो स्टार्टिंग होता है ये 1 है, 1 से पहले जो स्टार्टिंग है ये 0 होता है, लिखा नहीं होता, ठीक है। तो इसको 0 से 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, ये 10 सेंटीमीटर दिखाया हुआ है। और ये जो बीच की लाइनें दिख रही है ना, जो 1, 2, 3, ये आप गिनोगे तो 10 है और ये 10 मिलीमीटर की होती है। तो अब इसमें पेंसिल को इसने नापा है, देखो कितने आगे, ये 1 दिख रहा है, 2, 3 और ये 5 की लाइन होती है थोड़ी बड़ी, और इसके साथ ये 6, तो ये कितनी होगी 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गई है हमारी, ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी हो गई है क्योंकि 3 से बड़ी है। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये 6 लिखा हुआ है, ये 7 है, तो 6 और 7 के बीच में 10 डंडियां यानी कि 10 बराबर भाग है। तो हर भाग 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। जो हमारे चैप्टर का नाम आया था ना, 10वां और 100वां भाग, तो इस एक भाग को यानी कि 0 से ये पहली डंडी है, इसको हम कहेंगे ये 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। तो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। ये आपके खालिस्तान में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में मिलीमीटर किसे कहते हैं। तो हर भाग के 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को हम मिलीमीटर कहते हैं। अब आगे हम कुछ देखेंगे। देखो मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूं, ये चींटी है, और आप ये देखो ये 1 से शुरू कर रखा है, हमने हर एक चीज 0 से शुरू करनी है। तो अब इसकी डंडियां गिनेंगे कितनी हैं, 1, 2, 3, तो ये कितनी लंबी हुई 3 मिलीमीटर। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये ऐसे लिख देंगे 3 मिलीमीटर। हिंदी में लिखना है तो मिलीमीटर इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है। पर मैं बहुत लंबी हूं, 1 सेंटीमीटर के 7/10वें भाग के बराबर या मिलीमीटर। अब ये देखो ये कितनी है, ये बड़ी है, तो कितनी डंडियां आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7।
तो इसको मिलीमीटर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 7 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में लिखना है तो हम लिखेंगे 0.7, क्योंकि ये 1 तक नहीं पहुंची है। हमें हमेशा चीज को 0 से शुरू करना है। अगर वो 1 से नाप दिखा रहे हैं तो हम उसको 1.7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा तो 0 से ही शुरू करना है। तो वो 7 लाइनें हैं तो 7 मिलीमीटर लिख देंगे या फिर 0.7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये चीज का हमने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हम 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को 0.1 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं। हम इसे 0.1 cm पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि हम ऐसे लिख देंगे 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ये आपको लर्न करना है, याद करना है भी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 135 पर। इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? यहां पर ये पेंसिल दी गई है तो इसकी हमने लंबाई देखनी है कितनी है। यहां फिर से ध्यान दोगे, ये 1 से शुरू है लेकिन हमेशा 0 से शुरू करना है। जब तक वो 1 नहीं हो जाए हम उसे 1 पॉइंट करके नहीं लिख सकते। तो हमने ये लाइनें गिनी 1 2 3 4 5। अब आप हमेशा ध्यान रखोगे ये बड़ी सी डंडी है वो 5 की होती है और ये पहुंच गए 6। तो अब देखो इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। अगर उसने मिलीमीटर में पूछी है तो हमारी 6 लाइनें हुई 6 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि 6 है 0.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, मिलीमीटर में लिखेंगे तो सीधा आ जाएगा। ठीक है, आगे है, क्या तुमने मेंढक देखे हैं? आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बारिश में मेंढक को देखे होंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया हाँ मेंढक देखे हैं। कहाँ देखे हैं? तो हमने कहाँ देखा, मेंढक कहाँ रहता है? पानी में। तो तालाब में देख लिया हमने, और कहाँ देखा? नदी में, नाली में, नालियों में, है ना। तुमने कितनी तरह के मेंढक देखे हैं? अब ये तो हमें नहीं पता कितनी तरह के देखे हैं। क्या सभी मेंढकों की लंबाई एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी तो नहीं होती। कोई छोटा सा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई मिडिल साइज का होता है। यहाँ 2 मजेदार उदाहरण हैं, उस उदाहरण को देखते हैं हमने। क्या उदाहरण दिए गए हैं? पहला है गोल्ड मेंढक। कौन सा है? गोल्ड मेंढक। देखो इसकी वैरायटी है, इसका नाम है। और दूसरा है बुल मेंढक। गोल्ड मेंढक के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस तरह का मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है। ये जो गोल्ड मेंढक है ना, ये वाला है, ये छोटे छोटे होते हैं। ये वाला है, देखो गोल्डन कलर का दिख रहा है। इसकी लंबाई केवल 0.9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो हमने स्केल पे देखा था ना, वो छोटी छोटी डंडियां हैं, तो वो 9 डंडियों के बराबर है। यानी कि ये स्केल मैं कहूं तो कहीं से भी आप शुरू कर लोगे तो 9 डंडियां गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डंडियों के बराबर इतना लंबा है। ठीक है, यानी कि बहुत छोटा है। पर यह बुल मेंढक क्या है? पर यह सबसे बड़े मेंढकों में से एक है। ये देखो, ये है बुल मेंढक, इतना बड़ा हाथ में। ये हाथ में एक उंगली के ऊपर आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये अंगूठा या उंगली है उस पे आया हुआ है। लेकिन ये पूरे हाथ पे आने के बाद भी आगे भी लटक रहा है, पीछे भी लटक रहा है। इसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब आपको आ जाए बुल मेंढक की लंबाई कितनी होती है, तो आप याद करोगे 30.5 सेंटीमीटर। और गोल्ड मेंढक की लंबाई कितनी होती है? 0.9 सेंटीमीटर तक। अंदाजा लगाओ कि ऐसे कितने मेंढक तुम्हारी छोटी उंगली पर बैठ सकते हैं। ये देखो उंगली पे बैठे हैं, तो ये कितने मेंढक आपकी उंगली पर बैठ सकते हैं? इस तरह के मेंढक हो अगर गोल्ड मेंढक, तो क्या हुआ? 0.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि ये 9 मिलीमीटर के बराबर है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह 1 सेंटीमीटर का 9/10वां भाग है ना। सही है ना, इस तरह से कह सकते हैं। तो 30.5 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ? 30 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में तोड़ेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे? 1 मीटर के स्केल के बराबर कितने ये मेंढक हो गए? तो आप ये देखो 1 मीटर कितना होता है, यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूं। 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। और हमारा ये मेंढक कितना लंबा है? 30.5 सेंटीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरा मेंढक भी ले लें
तो कितना लंबा हो गया, 30 30 60, हम तीसरा भी ले लेते हैं। 5 5 10 5 15, तीनों को ऐड कर रहे हैं, 3 मेंढक ले लिए हमने। ये हासिल 1 जोड़ देंगे 1, 3 3 9, अरे 3 3 6 और 3 9, ठीक है। इसके बाद जोड़ेंगे तो हम 100 से ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसे कितने बड़े मेंढक 1 मीटर के स्केल के बराबर होंगे, तो लगभग कितने आ जाएंगे, 3 हम लेंगे तो वो 91.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और जो कि 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर आ जाएंगे। अगर हम चौथा मेंढक लेंगे तो वो उससे बाहर चला जाएगा, तो 3 मेंढक उसमें उसके बराबर हो जाएंगे। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे। अब ये तो हो गए बड़े मेंढक की बात। अब छोटे मेंढक कितने थे, 0.9 थे ना, और 100 सेंटीमीटर के बराबर है। हम इसको क्या करेंगे, 100 को 0.9 से भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, 100 को 0.9 से भाग कर देंगे। अब ये पॉइंट हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 100 डिवाइड बाय 0.9 का ये नीचे आ जाएगा 10। एक अक्षर पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो नीचे 1 0 लगाएंगे। इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 100 इंटू ये क्या उल्टा हो जाएगा, भाग वाली चीज ऐसे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000/9, 1000/9। 1000 को 9 से भाग करेंगे तो हमारा लगभग 111 आएंगे, ठीक है। भाग करके देखना आ जाएगा, तो ये आपके लगभग 111। अगर वे एक कतार में बैठे तो कितने छोटे मेंढक 1 मीटर जगह घेरेंगे, तो हमारे 111 मेंढक जो हैं वो 1 मीटर की जगह घेरेंगे लगभग, ठीक है। अभ्यास का समय आगे है। कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ये एक कील दी गई है फोटो में, ये कितनी है देखो, 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2, तो 2 सेंटीमीटर, और ये कितनी लाइनें हम गिनेंगे, 3 से 1 कम है 2.9, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, जिसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 2.9 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं जो हमें बड़े ही ध्यान से करने होते हैं, बिल्कुल आसान है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन होता है। उसके बाद एक भिंडी दी हुई है, भिंडी के नीचे स्केल दिया गया है। इस भिंडी की लंबाई कितनी है, अब यहां से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है। ये जो भिंडी है वो स्टार्ट हो रही है 1 से, तो ये कहां तक आ रही है, 9 से आगे आ रही है। तो इसको 1 पीछे करेंगे तो हम 0 से करेंगे तो ये 8 से हम ये डंडियां गिन लेते हैं, कितनी आ रही है, 1 2 3 4, 5 पे नहीं आ रही है, 4 पे आ रही है, तो 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर आ रही है। यानी कि हमने इसको गिना 9.4 आ रहा है, तो हमें 1 पीछे करना है, तो ये 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखेंगे तो 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे है, तीसरा है, इस पन्ने पर दिए गए स्केल के सहारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3, ये देखो, ये मोमबत्ती 1 है, ये मोमबत्ती 2, ये मोमबत्ती 3 के लंबाई में अंतर पता करो। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो जो पूछा गया उसको स्केल से रख के, ये हमारा स्केल है, आप आपके पास छोटा होएगा, बुक में नापोगे, जैसे मोमबत्ती 1 में लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो ये मोमबत्ती की लंबाई माप लेंगे हम। यहां से मोमबत्ती होएगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको नाप लेंगे। जैसे मैंने नापा, ये हो गया 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 3 से 2 लाइनें ऊपर हो गई है तो 3, इसको लंबाई सेंटीमीटर में लिखेंगे तो हम लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। अब इसकी लो वन को हम नापेंगे, यहां से लेकर यहां तक नापेंगे, तो ये हमारा बन गया 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, जिसको हम इस भाषा में लिखेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह मोमबत्ती 2 को मापेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे 0 वाला, यहाँ तक नापेंगे तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 5.2 सेंटीमीटर। लो की बात करेंगे तो लो यहां से स्केल रखेंगे लंबा और यहां नोक तक नापेंगे, तो ये लो हो गया 1 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, इसको हम लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर। मोमबत्ती 3 की बात हो रही है, आप इसको नाप लेंगे, जरूरी नहीं है कि आपका नाप इतना ही आए, आपका नाप कम या ज्यादा आ रहा है तो आप उतना ही लिखेंगे, लेकिन नाप कर लिखेंगे अपनी बुक में। मोमबत्ती 3 की मेरी लंबाई आई है 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो इसको हम लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर। लो 3 है,
इसको हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पॉइंट सेंटीमीटर में मापेंगे और मिलीमीटर वाला इस तरह से लिखा गया। आगे है अंदाजा लगाओ और रंग भरो बिना नापे, यानी कि आपने स्केल से नापना नहीं है, फुट्टा ये पैमाना से नापना नहीं है। नीचे दी हुई डंडियों में दिखाए गए रंग भरो, रंग भरना है, फिर जांच करो। 1 सेंटीमीटर से जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने एक चीज और थी, यहाँ पर ये था स्केल के सारे मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई में अंतर पता करो। अब मोमबत्ती 1 की लंबाई कितनी है 3.2 और मोमबत्ती 3 की क्या है 6.5, तो हम बड़ी वाली मोमबत्ती की लंबाई ऊपर कर देंगे, नीचे छोटी वाली इसको घटा देंगे, 3.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये रह गया था हमारा। अब यहाँ पे था 1 सेंटीमीटर से छोटी डंडी है, उनमें लाल रंग भरना है हमने, तो हमें क्या है बिना नापे अंदाजे से देखा, जो हमारी ये लगी है ये 1 सेंटीमीटर से छोटी लगी, ये भी लगी, ये भी लगी, ये तो हमने इस पे क्या है लाल डंडी भर दी, तो ये कितनी हो गई 4 हो गई है। जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच की डंडी है उसमें नीला रंग भरना है, तो नीला किस में भरा 1 से 2 वाली में, एक ये लगी हमें, एक ये 2 3 4 5 6 7 7 हमें ये डंडियां मिली। आप चाहो तो इसे स्केल से नाप भी सकते हो, अंदाजा भी या नाप भी, ये एक एक्टिविटी है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच की डंडी में हरा रंग भरना है, तो हमें जो 2 से 3 के बीच में मिली 1 2 3 4 5 मिली है, तो 5 में भर दिया। 3 से 4 के बीच में हमें कोई डंडी नहीं मिली, उसमें हमें नारंगी रंग भरना था, तो ये सारी डंडियां उनसे छोटी थी, 3 से छोटी थी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप अपनी बुक में अच्छे से कर लेंगे हिसाब से। उसके बाद पेज नंबर 137 पे चलते हैं। अंदाजा लगाओ, बनाओ और नापो। पहले अंदाजा लगाना है, फिर उसको बनाना है, फिर नापना है। इन चीजों के चित्र बनाने के लिए इनकी लंबाई का अंदाजा लगाओ और बनाओ। अपने दोस्त को भी इन्हें बनाने को कहो। चित्र बनाने के बाद स्केल से इनकी लंबाई नापो, किसके चित्र का अंदाजा ज्यादा अच्छा था। क्या करना है बनाने के लिए चीज, 1 सेंटीमीटर से कम लंबाई की एक चींटी, जैसे तुम्हारे चित्र की लंबाई हमने ये बना दी और तुम्हारे दोस्त के चित्र की लंबाई हमने ये बना दिया, दोस्त ने जो बनाया, जो 1 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए थी। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल, तो हमने आईडिया से 7 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल बना दी और अपने दोस्त की भी बनवा लोगे। 11 सेंटीमीटर लंबा गिलास जिसमें 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, तो हमने ये गिलास बना दिए, इसमें आप अंदाजे से 5 सेंटीमीटर तक पानी भर दोगे, जैसे मैं इसमें भर के दिखाती हूँ। यहाँ पर 11 है तो 11 का आधे से कम होएगा, तो ये हमने पानी नीले रंग का दिखा देंगे, इसी तरह इसमें दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद है 20 सेंटीमीटर परिमाप की एक चौड़ी। 20 सेंटीमीटर परिमाप ये होता है यहाँ से चले, ये लाइन को अगर नापेंगे धागा रख के फिर स्केल से नापेंगे तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए। इस तरह से आइडिया से हमने एक चूड़ी बना दी है और ये हमारे दोस्त ने बना दी, तो 20 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अंदाजे से बनानी है। उसके बाद है 16 सेंटीमीटर लंबा घुंघराला बाल, तो ये हमने बाल की पिक्चर बना दी है। घुंघराला बनाना है ना, तो सीधा नहीं दिखाया। इसको नापने का तरीका ये है कि इस पे धागा रख के और उसके बाद में जितना धागा लंबा आ जाए उसको स्केल पे रख के नाप लोगे। आगे है हमारी आंखें धोखा खाती हैं। कई बार क्या होता है, हमें दिखता कुछ और होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से क्या बताया गया है। कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है, ए या बी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 2 रेखाएं दी गई है, ये और ये, ठीक है। ए, इसका नाम दिया गया ए और इसका नाम दिया गया है बी, ठीक है। तो हर रेखा को नापो। हमने स्केल यहाँ पर रख के यहाँ तक नापा तो हमारा निकला 4.4 सेंटीमीटर, और दूसरे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा तो हमारा निकला 5 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा लंबा हुआ, ये वाला लंबा हुआ ना, बी लंबा हुआ ना। कौन सी रेखा बी लंबी हुई, तो सेंटीमीटर में उसकी लंबाई। तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। परंतु एक चीज बता दूं, इसका मतलब ये जो एरो है, ये एरो ये दिखाती है कि लाइन इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, लेकिन ये एरो ये दिखाती है कि ये लाइन इस तरह से आके छोटी हो रही है। देखने पे हमें ये लाइन, नापने पे ये बड़ी लगी, पर वास्तव में ये लाइन हमारी बड़ी है और ये छोटी है, जो आप आगे जाके बड़ी क्लास में समझोगे। उसके बाद आगे है
यहां पर देखेंगे कौन सी रेखा ज्यादा लंबी है। इधर देखोगे ये सी है और ये डी है। यहां पर स्केल 0 का रख के यहां तक नापना है तो हमारा कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, और यहां पे रख के यहां तक नापा 3 सेंटीमीटर। तो सी या डी हर रेखा को नापो, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है। अगर हम वास्तव में देखें तो हमें ये वाली लाइन लंबी लग रही है, पर नापने पे पता चला कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो दोनों बराबर हो गई। उसके बाद आगे है किसकी पूंछ सबसे लंबी। ठीक है, आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, जैसे ये पूंछ नापनी है, क्योंकि पूंछ को आप सीधा नहीं नाप सकते, वो धागा हमने यहाँ इसकी पूंछ पे रख दिया और इसको यहाँ तक पूंछ पे धागा कर दिया। उसके बाद उसको स्केल पर लंबा कर लिया, तो हमने ये देखा ये 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का आया। तो इसने पूछा किसकी पूंछ सबसे लंबी। इन जानवरों को देखो, अंदाजा लगाओ कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है। अब पूंछों को नापो, पहले अंदाजा लगाना है। तो अंदाजे से हमें किसकी पूंछ लंबी लगी, चूहे की। ठीक है, तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है वो देखते हैं। अब हमने ये नाप लिया, उसके बाद ये चूहा देखते हैं, इसकी पूंछ की लंबाई निकली 1 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। और ये वाला कुत्ता है, इसकी है 0.6 सेंटीमीटर और इसकी है 1.1 सेंटीमीटर। तो और यहां से भी देखोगे ये चूहा बैठा है, इसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। और ये पूंछ ऐसे घूम के गई हुई है सुअर की, तो ये 1.2 सेंटीमीटर है। तो किसकी पूंछ सबसे ज्यादा लंबी हुई, ये इसकी बंदर की, 2 सेंटीमीटर वाले बंदर की, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा लंबी पूंछ हुई। उसके बाद है ये नापने की एक्टिविटी है, ताकि आपको नापना आ जाए। आगे भी एक एक्टिविटी है, सबसे लंबा नोट। आपने पैसे देखे होंगे, कौन सा नोट लंबा है, कौन सा कैसे है। 100 रुपए का नोट ये होता है, 100 रुपए के नोट की लंबाई कितनी होगी। आपने क्या करना है, यहां पर स्केल रखना है और इसको यहां तक नापना है। एक्चुअल में नोट लेना है, उसको नापना है। अंदाजा लगाओ, अब स्केल से नापो। पहले अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगा लिया हमने लगभग 14 सेंटीमीटर, और स्केल्स रख के हमने नापा तो हमारा क्या निकला 15.8 सेंटीमीटर। आपका जितना भी अब नया वाला नोट चल रहा है, तो आप उस नोट को नापना, जितनी भी आ रही है उसे आप लिख दोगे। ये एक तरह की एक्टिविटी है। अब आगे हैं, अब और वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाओ, फिर इन्हें नापो। अपने अंदाज और अपने नाप के बीच के अंतर का पता लगाओ। पहले क्या करना है, अंदाजा लगाना है, उसके बाद उसको स्केल से नापना है और फिर उनका जो अंतर है वो लिखना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले है चीजें, यानी कि वस्तुओं का नाप है। फिर क्या है, सेंटीमीटर में तुम्हारा अंदाज, अंदाज से तुमने लंबाई लिख दी, चौड़ाई लिख दी। फिर सेंटीमीटर में तुम्हारा नाप, लंबाई कितनी आई, चौड़ाई कितनी आई। इसके बाद ही हमने अंतर का कॉलम बना लिया कि हमारी लंबाई में कितना अंतर आया, चौड़ाई में। अब देखो 100 रुपए का नोट है, हमने उसको अंदाजा लगाया तो लंबाई निकली 16, चौड़ाई निकली 7, और जब हमने उसे एक्चुअल में नापा तो वो निकला 15.8 और ये 7.3। अब लंबाई में अंतर कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर से 15.8 घटा देंगे 0.2 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7.3 से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे 0.3 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने सबका किया। 10 रुपए का नोट, लंबाई 13.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6.0 सेंटीमीटर। जहां पर सीधा 6 सेंटीमीटर उसको 0 लगा लो, ताकि घटाना आसान हो जाएगा, दोनों पॉइंटों में हो जाएगा। लंबाई इसकी जब हमने नापी तो 13.6 निकली, इसकी 6.3 निकली है, और दोनों का अंतर लिख के ये आ गया है। इसी तरह 20 रुपए का नोट का कर लिया हमने, ये लिख दिया। 5 रुपए के नोट का कर लिया। फिर पोस्ट कार्ड, जो अभी आपकी एक्टिविटी हुई थी ना पोस्ट कार्ड लिखने की, उसको भी नापना है, वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और एक्चुअल में कितना आया है, और उसका अंतर लिख दिया। फिर क्या है, गणित का जादू किताब, जो हमारी ये किताब है ये पढ़ रहे हैं, इसकी आप लंबाई नापोगे। ये बुक है ना, तो इसकी लंबाई नाप लोगे, चौड़ाई नाप लोगे, और जो आपका आइडिया वो लिख दिया, और हमने नाप के लिख दिया जो अंतर है। अब जरूरी नहीं है कि आपने अपना अंदाजा यही वाला लिखना है जो मैंने लिखा है। आपका ये आइडिया उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आप जितना चाहे उतना लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में यही रिजल्ट आएगा। और फिर उसके बाद उसी हिसाब से अंतर निकालोगे, डिफरेंस। उसके बाद है बाजार में। बाजार में देखो क्या क्या चीज है। यहां पर आपको अंडे दिख रहे हैं, अंडे की ट्रे दिख रही है जो हम मार्केट में दिख रहे हैं। तो एक अंडा कितने का है, 2.5 रुपए का लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक पर्स है जिसकी वैल्यू क्या है 120 रुपए 50 पैसे। ये एक पेन है, पेन की कीमत लिखी हुई है 6 रुपए 50 पैसे। ये एक
कुछ भी हो सकता है चीज, सन टाइप का लग रहा है, 567 रुपये 25 पैसे। और ये एक माचिस की डब्बी है जिसका रेट लिखा हुआ है 8 रुपये 75 पैसे। और ये माचिस की डब्बी है, ये पता नहीं क्या है, ये 8 रुपये 75 पैसे। ये माचिस की डब्बी है, ये लिखा है 0.50 रुपये यानी कि 50 पैसे की। और ये चप्पल है, चप्पल की जोड़ी है 32 रुपये 99 पैसे। इनमें से जो भी चीजें हैं आज के टाइम में उनका इतना रेट नहीं है, ये बहुत कम रेट लगाया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेज नंबर 139 पर क्या पूछा गया है, इस अनोखी कीमत को देखो। अनोखी कीमत को देखना है, क्या कहा गया है, 32 रुपये 99 पैसे। पर जब हम उन्हें 33 रुपये देते हैं तो वे हमें 1 पैसा वापस नहीं देता। यानी कि अगर आप बड़े बड़े मॉल में जाओ तो कोई चीज़ 999 या 99 रुपये की होती है, जब हम उसे दे देते हैं तो वो ना हमें रुपए वापस देते हैं ना पैसे, 1 रुपया रख लेते हैं। ये 1 पैसा कम दिखाकर हमें उल्लू बनाते हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ 100 पैसे ना करके 99 पैसे या 99 रुपये दिखाए हैं। ये हमें उल्लू बनाते हैं। कैसे? 1 पैसा 1 रुपये का 100वां भाग है ना, 1 रुपये का 100वां भाग है ना, इसे लिखा जाता है 0.01। 100वां हिस्सा है ना, तो इसको 0.01 रुपये लिखते हैं। इसलिए हम 99 पैसे को 0.99 रुपये लिखते हैं। ठीक है, 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है, ये आ जाए तो क्या लिखोगे, 100वां भाग है। उसके बाद आगे है, माचिस की डिब्बी कितने पैसे की आती है। यहां पर हमने देखा माचिस की डिब्बी, ये लिखा हुआ है 0.50 यानी कि 50 पैसे की। वो रुपए में दिया हुआ है तो पॉइंट हटा देंगे, 50 पैसे की। माचिस की कितनी डिब्बियां 2.5 रुपए में ली जा सकती है। अब देखो 50 पैसे की एक है, अगर आप 5 डब्बी ले लोगे यानी कि 2 रुपये 50 पैसे को 50 से भाग कर दोगे तो 5 आएगा। या हमने इसको गुना करके दिखाया है, आप देसी भाषा में जोड़ो, 50 पैसे 1 रुपया हो गया, फिर 2 रुपये और 2.5 रुपये यानी कि 5 हमारी आएगी। उसके बाद है, एक साबुन की टिक्किया का कितना दाम है। यहाँ पर हमने साबुन की टिक्किया ये वाली थी, ये सच में साबुन था जिसका रेट लिखा हुआ 8 रुपये 75 पैसे। तो क्या दाम है, यहाँ पर हम लिख देंगे 8 रुपये 75 पैसे और ये रुपए का हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद है, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है। अरुण नाम का एक लड़का है जो कि साबुन खरीदना चाहता है और साबुन का रेट देखा था 8 रुपये 75 पैसे। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, यानी कि 5 रुपये का एक सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 जो हैं वो 1 रुपये के हैं और 4 50 पैसे के हैं। उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। अब ये देखो 5 रुपये प्लस 2 1 रुपये के हुए 2 रुपये ये हो गए, 4 50 पैसे के हुए 2 रुपये ये हो गए, 5 और 2 7 और 2 9 रुपये हो गए उसके पास। और रेट क्या है हमारे पास साबुन का, 8 रुपये 75 पैसे। तो 9 रुपये में से आगे पॉइंट नहीं है तो 0 लगा देंगे, 8 रुपये 75 पैसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो यहाँ कैरी करके लाएंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 10 से कम 9 और ये क्या रह जाएगा 8। अब घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, पॉइंट यहाँ पर, 8 में से 8 गए 0। तो कितने पैसे बचेंगे, अगर हम पैसे लिखेंगे तो 25 पैसे, रुपए में लिखना है तो 0.25 रुपये। ठीक है, उसके बाद है, कन्नन 60 रुपये लो और 1.5 दर्जन अंडे खरीदो। 1.5 दर्जन अंडे खरीदने हैं, बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते हो। एक अंडा 2.5 रुपये का है, 1.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे। तो हमें ये पता है 1 दर्जन अंडे में 12 होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 में कितने हो जाएंगे 12 और 12 का आधा 6 और जोड़ देंगे 18। तो 18 अंडों का रेट निकालना है 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि हम इसको गुना कर देंगे तो हमारे बन जाएंगे 45 रुपये। किस तरह से गुना करोगे यहां देखते हैं हम। गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 को ऊपर रखेंगे, पॉइंट बाद में लगाएंगे, ये 18, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि बड़ी आसान है, 8 की 0 0, 8 5 40 की 0, 4 8 दूनी 16 और 4 20। अब 1 से करेंगे या 1 काटा लगाएंगे, 1 0 0 5 2, 1 से गुना करते हैं तो वही आ जाता है 0 0 5 2 2 4।
ठीक है। अब कितने अक्षर के बाद पॉइंट था यहाँ पर, 1 2, इधर से गिनेंगे 2 अक्षरों के बाद पॉइंट था, तो हमें यहाँ पर 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 45 रुपए 00 पैसे। तो हमने इसको 00 पैसे को 45 रुपए लिख दिया। अब क्या है, कन्नन ने 60 रुपए लिए, 1.5 दर्जन अंडे खरीदे, अंडे में 45 रुपए लगा दिए, बचे हुए पैसों से तुम कलम खरीद सकते, तो उसके पास कितने पैसे बच गए, 60 में से 45 घटा देंगे, 15 रुपए बच गए, ठीक है। अब कन्नन कितनी कलमें खरीद सकता है, तो क्या करेगा, एक कलम कितनी है 6 रुपए 50 पैसे की, पीछे से रेट देखेंगे तो 2 कलम कितने की बन गई, 6 दूनी 12 और 1 13 रुपए की बन गई। उसके पास 15 रुपए थे तो वह 2 कलम खरीदेगा और उसके पास 2 रुपए बच जाएंगे, 15 में से 13 घटा देंगे 2 रुपए। क्या मैं 13 रुपए में 2 कलम खरीद सकती हूँ, हाँ, क्योंकि हमने देखा है एक कलम का मूल्य कितना है 6.5 रुपए, तो 2 कलम का कितना बन गया 13 रुपए, ठीक है। आगे है 2 कलमों का दाम है 13 रुपए, क्या वह 2 कलमें खरीद सकती है, हाँ खरीद सकती है, हमने अभी देखा है। आगे चलते हैं पेज नंबर 140 पे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे और इसे करेंगे, ये पेपर में जरूर आता है। अभ्यास का समय मिलान करो, हर पीले बॉक्स को एक हरे और एक गुलाबी बॉक्स से मिलाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, ये हमें रुपए में लिखे हुए हैं, ये पैसे में, और ये पॉइंट करके रुपए में लिखे हुए हैं। अब ये पहले देखो, पहले इसको इसके साथ मिलाओ, फिर इसको इसके साथ, एक एक करते हैं। 1/2 रुपए, ठीक है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हमने यहां पर 1/2 बनाना है, 1/2 दिया है, ठीक है, और यहां पैसे में लाना है, तो इसको 100 यहाँ क्या किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, तो हमें पता है यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 50/100, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50/100, यानी कि ये आधा, 1/2 रुपया आधा कितना बन जाएगा, पैसे में कितना बन जाएगा 50 पैसे बन जाएंगे। और इसके बाद इसको पॉइंट में लिखेंगे रुपए में, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 अक्षर है तो 2 के बाद पॉइंट, तो 0.50। इसको एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, 1/2 रुपए, यानी कि 1 रुपया है उसका आधा करना है, एक, ये इसका मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज है नीचे वाली जो दी हुई है उसके 2 बराबर हिस्से कर दो, 2 बराबर हिस्से करने हैं। मान लो हमारे पास ये चीज थी, हमने उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए, इतना 1 बन गया, इतना, तो 1 यानी कि ये जितनी हमारे पास है उतने बटे पूरा लिखना था, तो ये हो गया। यानी कि 100 पैसे का आधा करेंगे तो कितना बनेगा 50 पैसे, तो ये हमने इससे मिला दिया। पहले हम यही करते हैं, फिर ये 50 पैसे को हम किससे लिख सकते हैं 0.50, क्योंकि 50 के नीचे 100 लगाएंगे और ये 2 अक्षरों के बाद पॉइंट आ जाएगी हमारी, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 1/10 रुपया, यानी कि 1 रुपये का 10वां हिस्सा कितना होएगा, 1 रुपये का 10वां हिस्सा, तो 1 रुपये में कितने हो गए 100 पैसे, और 10वां हिस्सा करना है इसका, तो कितने बन जाएंगे, 0 से 0 कट गई, 10 पैसे।